हम ग्रो अप करते हैं जब, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके हम इनसिक्योर होते हैं या फिर हमें फील करवाया जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? इनसिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा तो आपको एज अ मिरर देखना चाहिए। जिस भी चीज़ से आप इनसिक्योर हो रहे हो उसका मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो कि आप वहाँ पे कम हो। अब ये सच भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है। ये सच हो सकता है कि आप जेन्युइनली कम हो। जैसे अगर मैं किसी बहुत अच्छे वेल ग्रूम्ड इंसान को देखकर इनसिक्योर होती हूँ, हो सकता है ये सच हो सकता है मुझे सच में अपने बॉडी जेस्चर्स अच्छे से करने ना आते हो, मुझे अच्छे से कपड़ों की समझ ना हो, पहनने की समझ ना हो, मुझे अच्छे से अपने फेशियल और अपने बेस्ट सेल्फ को रखना, ग्रूम्ड वर्जन नहीं आता हो। तो अगर ऐसा है तो आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक होता है कि नहीं, आप भी वेल ग्रूम्ड है बट आप सिर्फ इनसिक्योर हैं, सिर्फ एक झूठ में आप बिलीव करते हो कि आप कम हो, आप उतने लेवल पे नहीं हो जितने पे कोई सामने वाला है। राइट, ये दो ही इसके एक, अगर इसमें कुछ भी सच है तो वहाँ पे आपके पास विंडो ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ है कि आप भी थोड़ा अपने अंदर इन्वेस्ट करें, देखें अपने आप को और अपने आप को निखारें और अपने आप को ग्रूम करें कि ठीक है मैं अपने ड्रेसिंग सेंस में ये अच्छा कर लेता हूँ, अपने बॉडी जेस्चर्स में ये अच्छा कर लेता हूँ, लैंग्वेज पे ये सीख लेता हूँ, दैट इज़ इम्प्रूविंग। और अगर आपका सब ठीक ठाक है लेकिन क्योंकि दूसरा इंसान आपको सामने दिख रहा है और आपको बस उनको देखकर ये फील करना होता है, कई लोग हम में से होते हैं कि बस इनसिक्योर फील कर रहे हैं बट उसमें सच्चाई नहीं है। कई लोग पैसों को लेके बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, अच्छी गाड़ी में बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, फिर भी इनसिक्योर हैं। तो इसका मतलब इट इज़ योर माइंड दैट इज कंडीशन टू फील इनसिक्योर। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट। दोनों सिचुएशंस में एक्सेप्ट करना है, एक में एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करना है और एक में एक्सेप्ट करके अपनी सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होना है कि वॉट एवर आई हैव इज इनफ फॉर मी एंड आई एम ओनली ग्रोइंग इट, ये फील करना। राइट, सो इनसिक्योरिटी का सबसे अच्छी एक्सरसाइज है एक्सेप्टेंस। एंगर को कैसे रेगुलेट करेंगे? एंगर जो है एक बहुत ही प्रिमिटिव रिएक्शन है हमारा, बहुत जिसे कहेंगे ना बेसिक रिएक्शन है, और एंगर सबको आता है। तो एंगर को आपको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले तो अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको एंगर क्यों आता है। जब आपको कोई सामने से कुछ ऐसा कह देता है तो एंगर आता है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने मुझसे ढंग से बात नहीं की, उन्होंने मुझे उल्टा बोला तो मैं तो बोलूँगा ही, तो मुझे तो गुस्सा आएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगर है। लेकिन जेन्युइनली एंगर के नीचे क्या इमोशन है, अगर आप उसको और डीपली समझना शुरू करें अपने ट्रिगर को कि ये ऐसा बोलते हैं, अगर इन्होंने मुझे गाली दी तो क्या मैं वो गाली सच में खुद पे मानता हूँ, क्या मैं सच में ये बिलीव करता हूँ कि मैं ऐसा ऐसा हूँ। राइट, तो आप उसको ट्रिगर को अपने आइडेंटिफाई करें। और एंगर की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जर्नलिंग। आप लिखना शुरू करें कि आपको कौन से ट्रिगर आते हैं, क्यों आते हैं, वो ट्रिगर आपको कैसा फील कराते हैं। राइट, अगर मैं आपको बोल दूँ गुस्से में कि तुम बेवकूफ़ हो और मैं उस पर गुस्सा हो रही हूँ या मुझे वो फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने पिंक साड़ी पहनी है लेकिन आपने पहनी ब्लू है, तो आप थोड़ी मानने वाले, तो बोलोगे ब्लू है। राइट, आप कब मानोगे कि वो पिंक है, जब आपने पिंक पहनी होगी। लेकिन अरे ये क्या बात हुई, मैं थोड़ी मानता हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ। हाँ, कॉन्शियस लेवल पे आप यही समझते हैं कि आप नहीं मानते कि आप बेवकूफ़ हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं उसने आपका कुछ तो छुआ है जाकर, जो हिस्सा मानता है कि शायद वो बेवकूफ़ है, कि शायद वो कम है। तो वो डीपर चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी अपने आप को लेकर। ओके, एक लास्ट की बात करते हैं, गिल्ट या शेम, इनको कैसे, आई नो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं ये। एंड गिल्ट और शेम जो है ये आपके प्राइमरी इमोशंस नहीं है। इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन, प्राइमरी इमोशंस क्या होते हैं, जो इमोशंस सिर्फ फीलिंग लेवल पर फील होते हैं, जैसे एंगर हो गया, आपका फियर हो गया, लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये आपके प्राइमरी इमोशंस हैं। गिल्ट इज़ अ सेकेंडरी इमोशन। इसमें क्या होता है, प्राइमरी इमोशन भी होता है और साथ में आपके एक्सपीरियंसेस या आप जिस कल्चर में पले बढ़े हैं वहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट आके जुड़ जाता है। जैसे अगर हमें गिल्ट को समझना हो तो गिल्ट क्या होता है, गिल्ट होता है अ डीप सेंस ऑफ, कब आपको गिल्टी फील होता है, जब कुछ गलत किया हो, आपने कुछ गलत किया हो या वैसा ना हो रहा हो जैसा होना चाहिए था, तो यू फील अ डीप सेंस ऑफ गिल्ट। तो गिल्ट कहाँ से आता है, गिल्ट आता है एक डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से, और इनसिक्योरिटी के साथ साथ आपका एक सेल्फ अवेयरनेस भी होता है वहाँ पर, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या हो रहा है। ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, या ऐसे होता तो वैसे होता। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस तरीके से इमोशन। और गिल्ट का
अगर आपको गिल्ट को मैनेज करना है तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये एक डिफ़िकल्ट इमोशन है मैनेज करने के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स रियलिटी से आ रहे हैं, कुछ कंपोनेंट्स मेरे एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं, कुछ कंपोनेंट्स मेरे बेस इमोशंस से आ रहे हैं, जो कि इनसिक्योरिटी, फियर, जेलसी, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि इट्स नॉट एन वेरी इजी इमोशन टू मास्टर। और गिल्ट क्या है, ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग से आ रहा है। कुछ आपकी ये धारणा बनी हुई है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिसके लिए आप गिल्टी फील करते हैं, जैसे कि मैं एक अच्छा पार्टनर नहीं हूँ। ये आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आ रहा है उस रिलेशनशिप में कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, या वो तो इतना करते हैं मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वहाँ से आ रहा है। तो गिल्ट को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को ना थोड़ा सा ब्रीदिंग विंडो देना पड़ेगा कि इट्स ओके कि मुझसे अगर भी आप हो सकती है कहीं गलती। थोड़े कम या कहीं थोड़े ज़्यादा हैं तो इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत एक्शंस को रिपीट करें। इसका ये मतलब है कि आप अपने आप के लिए, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, कट योर सेल्फ सम स्लैक। थोड़ा सा अपने आप को ब्रीदिंग विंडो दें और थोड़ा अपने आप को ह्यूमन माने। क्योंकि जब हम गिल्ट में घुस जाते हैं ना, हमें लगता है कि हम कोई सुपर ह्यूमन है जिससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक्स हमें अलाउड नहीं है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं अपने आप को गलती हो गई मुझसे वो समझने का मौका दें। और कहीं ना कहीं गिल्ट इज ऑल्सो एक साइन होता है गुड हार्ट का, पता नहीं मैं ऐसा बिलीव हाँ करती हूँ डेफिनेटली कि अगर आप ऑनेस्ट हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यू आर मैच्योर। I genuinely feel that this world is a difficult place for good people in a way that they only feel all these things. Yes. जो थोड़े लोग ये इमोशंस नहीं फील कर पाते उनके लिए तो उनको लाइफ फर्क आसान नहीं है, पड़ता। उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो थोड़ी आपके लिए लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है जब आप ज्यादा वो लोग समझते हैं blame चीजों game को। करके मूव ऑन हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हर चीज का अपना फायदा ना, वो उस टाइम पे तो मूव ऑन हो जाते हैं बट बाद में अटक जाते हैं कहीं ना कहीं बिगर सिचुएशंस ऑफ लाइफ में। और आप अभी अटक रहे हैं लेकिन बाद के लिए आप रेजिलियंस डेवलप करते हैं, आप कंपैशन डेवलप करते हैं, आप एम्पैथी डेवलप करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्गर होलसम बीइंग बनते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी जर्नी है। तो गिल्ट को, जैसा हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ गिल्ट और शेम को समझने की, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू फील दैट इमोशन फर्स्ट, कि ठीक है आपसे गलती हो सकती है। आइडिया ऑफ परफेक्शन को ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आप गिल्ट को मैनेज करना चाहते हैं या शेम को समझना चाहते हैं। बिकॉज शेम एंड गिल्ट विल टेल यू दैट इफ़ यू डिविएट फ्रॉम परफेक्शन यू आर जस्ट अनवर्दी। तुम्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए, तुम कुछ डिजर्व नहीं करते, तुमसे सब छिन जाना चाहिए क्योंकि तुम परफेक्ट नहीं हो। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द इम्परफेक्शंस विद इन योर सेल्फ एंड इन अदर्स। सबसे पहले अपने अंदर, जब आप खुद के अंदर करते हो तो ही आप दूसरों की इम्परफेक्शन को भी रिस्पेक्टफुली समझ पाते हो, एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट कर पाते हो। तो गिल्ट के लिए आपको सबसे पहले खुद को अलाउ करना पड़ेगा ये सब फील करने के लिए, इम्परफेक्शन को समझने के लिए। और जब आप वो एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे, एक्नॉलेजमेंट एक्सरसाइज करेंगे, तो धीरे 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 यू विल स्टार्ट वर्किंग एंड अटैकिंग योर गिल्ट। अब थोड़ा पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं। कभी कभी ना पॉजिटिव इमोशंस भी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं हमारे लिए, जैसे लव, हैप्पीनेस, जॉय। तो जब ये इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाएं तो इन्हें कैसे रेगुलेट करें? सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी इमोशन ना पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। आउटर तौर पे कुछ इमोशंस जो हम कह रहे हैं हायर फ्रीक्वेंसी, उन्हें पॉजिटिव कह सकते हैं, और जो हमें नेगेटिव फील कराते हैं, लो फ्रीक्वेंसी जिन्हें हम कह रहे हैं, उन्हें नेगेटिव कह सकते हैं। लेकिन हर इमोशन का आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हर इमोशन का एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। जेलसी का भी एक पॉजिटिव साइड है। क्या कि जेलसी आपको बता रहा है कि कौन सी चीज़ आपके चाहिए, आपको चाहिए, या फिर आज आपकी पोटेंशियल के बाहर है, तो आप उस पर काम कर लो। अगर आपको किसी के फर्स्ट आने से जेलसी हो रही है, इसका मतलब आप फर्स्ट नहीं आ रहे, इसीलिए आपको हो रही है। हालांकि ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो फर्स्ट भी आते हैं, उन्हें फिर भी दूसरे से जेलसी होती है, वो भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन अमूमन तौर पर आपको जेलसी हो रही है, इसका मतलब आपके पास आज वो चीज़ नहीं है, आपके पोटेंशियल से नहीं है, या आप डिज़ायर रखते हैं उस चीज़ की। तो आपको विंडो दिखाता है कि आप उस पर काम करें और अपने आप को बेटर वर्जन बनाएं अपना। और नेगेटिव साइड क्या है जेलसी का, कि आप उल्टा बोलना शुरू कर दें, उनके बारे में गॉसिप करना शुरू कर दें, उनको अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर दें। तो जेलसी कैन बी ऑल्सो पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। मोस्टली नेगेटिव इमोशंस आपको नेगेटिव इसलिए लगते हैं क्योंकि वो आपको खुद के ऊपर काम करवाना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत लगती है और जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, तो हम उन्हें कहते हैं नेगेटिव है। चलो ह्यूमन हूँ मैं, फ्लॉ तो है मेरे अंदर, नेगेटिव इमोशंस कभी कभी आते हैं, साइड पे कर दो।
No, but take your negative emotions as an indicator to change something deeper within yourself. Right? आपने कहा पॉजिटिव इमोशंस को कैसे मैनेज करें. अब जैसे लव का इमोशन है, लव कैन बी पॉजिटिव, लव इज़ पॉजिटिव, आपको अच्छा फील कराता है, आप केयर करते हैं उनके लिए, जो उनको पसंद होगा या आपको पसंद होगा आप वो चीज़ें करेंगे. दैट इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ लव. नेगेटिव कैसे हो जाता है? अगर एक मदर अपने बच्चे को ज़्यादा लव करे या एक लिमिट के बियॉन्ड जाके करें तो वो उनकी गलतियाँ देखना और दिखाना बंद कर देंगी, उनकी बातों को छुपाना शुरू कर देंगी आउट ऑफ लव, उनको चीज़ें ज़्यादा देना शुरू कर देंगी. तो ये आपके एक्ट्स क्या कर रहे हैं? उस बच्चे को आगे एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहने के लायक नहीं बना रहे, क्योंकि वहाँ पे कोई उसको आकर ज़्यादा नहीं देने वाला. राइट? नोबडी इज़ गोइंग टू मदर दैट किड एनी मोर. तो आप ज़्यादा करके आपको ऐसा लगता है कि बच्चा को मैं ज़्यादा कंफर्ट दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके, बच्चे को अच्छा लग रहा है कंफर्ट मिलके, बट इवेंचुअली इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड दैट किड इज़ गोइंग टू फेल. उसको बहुत मुश्किल होगा कोप करने के लिए, क्योंकि उसको तो लगता है मुझे मिलना चाहिए सब कुछ. ऐसे बच्चे एंटाइटल्ड भी फील करना शुरू करते हैं. तो दैट इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ लव. तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव ये वाला जो इमोशंस है इनको भी मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और इनको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस चीज़ से डिटैच हो जाएं जो आपको वो फील करा रहा है. कि आपको जैसे अपने बच्चे के लिए ज़्यादा करने में आपको खुशी मिल रही है, ये सेल्फिश है. आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं अपने बच्चे को कंफर्ट देती हूँ, उसके लिए इजी करती हूँ चीज़ें, उसको ऐसे टॉयज़ ला के देती हूँ, उसको खाने में जो पसंद है वो देती हूँ, तो आपको अच्छा फील होता है इसलिए आप कर रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो वन साइड ऑफ इट. और आप क्या करते हो? उसको अच्छा फील होता है इसलिए मैं कर रही हूँ. दैट इज़ हाफ ट्रूथ. हाफ ट्रूथ तो इसकी आपको बहुत अच्छा फील होता है. तो आप अपनी अच्छे की फीलिंग कहीं और से ड्रॉ करें, ना कि सिर्फ यहाँ से कि वो बच्चे के लिए आगे चल के डिफ़िकल्ट हो जाए. तो कहीं ना कहीं समझना कि मैं जो इतना ज़्यादा कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ, इसका उस इंसान की लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा, इसका मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा. जब आप उसके डीपर मीनिंग को और एक बिगर रियलिटी, बिगर पिक्चर को बनाने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि कितना करना चाहिए और कितना अगेंस्ट हो रहा है.